morning everyone, I am Ajay. I am here with chapter of electricity. You know that in the previous lecture we have solved some numerical which is related to resistances. Now in this lecture we will be discussed about heating effect of electric current and its application, as well as we will be do some numericals. So let's start our today lecture. There is a numericals, you know that it is related to resistance and it is a very important numerical for you. ओके, नाउ इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ बता रखा है कि आपके पास एक वायर है, ठीक है। उस वायर की रेजिस्टेंस बता रखी है कितनी है, 20 ओम है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बताया कि उस वायर को हमने स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ओके, नाउ अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो स्क्वायर होगा उसके डायगोनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके डायगोनल्स के अक्रॉस। तो देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। क्या बता रखे हैं, एक वायर है, मान लेते हैं ये कोई वायर है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। अब इसने ये बताया कि इस वायर को हमने स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया, लाइक दिस, यू नो दैट, स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। ओके ना। अब इसने यू नो दैट इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। तो यू नो दैट इसके साइड मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। अब इसके डायगोनल्स के क्रॉस रेजिस्टेंस बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर कंप्लीट रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, तो अगर साइड के क्रॉस देखिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यू नो दैट ये कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 ओम, ये कितना हो गया 5 ओम, और ये कितना हो गया 5 ओम। मतलब जो ये 20 ओम रेजिस्टेंस था ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इधर इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे और इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ सकता है, इसके डायगोनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यू नो दैट ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंसेस है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल दिखा सकते हैं, यही होता है ना। इसके बाद यहाँ भी दिखा देंगे रेजिस्टेंस सिंबल और यहाँ भी दिखा देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपके पास 4 रेजिस्टेंस में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यू नो दैट अगर ऐसा कोई भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना होता है उसके अक्रॉस हम एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अक्रॉस यहाँ पे बैटरी लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है, बैटरी होगा, ये वाला साइड पॉजिटिव होता है और ये वाला साइड नेगेटिव होता है। अब हमने इसी के अक्रॉस क्यों लगाया, बिकॉज रेजिस्टेंस हमको डायगोनल से अक्रॉस निकालना है, तो ये क्या होता है, डायगोनल होता है, इसलिए हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड मूव करता है, मतलब ऐसे मूव करेगा, ठीक है, इस साइड में, यू नो दैट। सो अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब ये करंट इधर मूव कर रहा है आई, तो यहाँ पे आई आने के बाद इसके 2 पाथ हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा पाथ और एक ये हो जाएगा। मतलब मैंने बताया था जहाँ पे करंट डिवाइड होता है वो आपस में किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो ये वाला जो ये सर्किट है इस वाले के साथ में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यू नो दैट। तो यू नो दैट जो रेजिस्टेंस यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, और यहाँ पे जो मान लेते हैं ये करंट मूव कर रहा है I1 और इधर मूव कर रहा है I2, सो जो I1 इसमें होगा उतना ही I1 इसमें होगा, और जो I2 इसमें होगा उतना ही I2 इसमें भी होगा, यू नो। सो ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे, और ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो इसको ऐड कर सकते हैं, यू नो दैट 5 और 5 यहाँ कितने हो जाएंगे, ऐड करने सीरीज में तो 10, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं ये क्या हो गया 10 ओम। उसी प्रकार से जब हमने इसको ऐड किया तो ये भी कितना हो गया 10 ओम होगा। तो हम इसको इस प्रकार से शो करते हैं, ठीक है। और इसके अक्रॉस क्या था, आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, ये था आपके पास D और ये साइड की B, इसको आप ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए, यू नो दैट ये दोनों ये किसमें आगे, मतलब ये और ये दोनों आगे पैरेलल में, तो सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं।
तो यू नो दैट ऐड करने के बाद मैंने आपको बताया था अगर पैरेलल में हो तो क्या फॉर्मूला होता है R1 into R2 by R1 प्लस में R2। तो इनको सिंपली हम सोल्व कर सकते हैं। यू नो दैट एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो, तो 10 into 10 डिवाइड बाय इनका सम कितना आता है 20। ओके, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास R कितना आ गया 5 ओम, आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। सिंपली आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यू नो दैट आपको यहाँ से मेन बात याद रखनी थी कि जो एक वायर है उसको हम यू नो दैट जब स्क्वायर के फॉर्म में बेंड करते हैं तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस इस प्रकार से डिवाइड हो गया और हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो ये आप नोट कर लिए न्यूमेरिकल। उसके बाद हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सी ओवर टुडे टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइक एज आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जब हम उसको यूज करते हैं तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक एज मोबाइल फोन, यू नो दैट अगर हम उसको ये कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब अगर उसको भी हम ये कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो गर्म हो जाता है। हमारे इलेक्ट्रिक फैन है, हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन, इमर्जन रॉड, टीवी, यू नो दैट फ्रिज, कूलर, ऐसे जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं सभी में से हीट निकलती है। मतलब हम यहाँ से ये बता सकते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, उसमें से हीट निकलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बता रखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एप्लायंसेस गेट हीटेड। जब इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है तो वो गर्म हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यू नो दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये लाइक है आप लोगों ने देखा होगा कि जब लाइटनिंग होती है, यू नो दैट रेनी सीजन में या जब आंधी तूफान आता है तो लाइटनिंग होती है, तो उससे बहुत अधिक हमारे अर्थ पे नुकसान भी होता है। तो हम नो दैट वहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि वो जो हीट होती है उससे नुकसान होता है। साथ ही साथ यू नो दैट हम ये भी बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे जो हीट मिलती है उसका बहुत अधिक यूज भी होता है। हमारे हीटर में होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में होता है, इमर्जन रॉड, टोस्टर, यू नो दैट यहाँ पे यूज भी होता है। तो हम सिंपली ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी से हमें हीट मिलती है उसका नुकसान भी है और साथ ही साथ उसके फायदे भी हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे किस प्रकार से हीट डेवलप होती है। यू नो दैट कोई भी हमारे पास डिवाइस होता है, कंडक्टर होता है, तो यू नो दैट उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो हमको करंट मिलता है, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है यू नो दैट जब इनके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, उससे ये आपस में टकराना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के बीच में कोलिजन होता है, और ये कोलिजन जब होता है तो इसमें से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लाइक एज एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक स्टोन है और इसको हम दूसरे स्टोन से मारते हैं तो उसमें से एक चिंगारी निकलती है, मतलब हीट निकलती है। उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बात याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक बात और आपको यहाँ से याद रखनी है कि अगर हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, नो। तो रेजिस्टेंस इज नेसेसरी, रेजिस्टेंस इज नेसेसरी फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो नो दैट याद क्या रखना है कि हीटिंग इफेक्ट के लिए रेजिस्टेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी होगा। ठीक है, अब यू नो दैट अगर हम यहाँ पे ये देखें एक इस सर्किट से इसको समझे, तो मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है, यहाँ पे हमने कोई बैटरी लगा दिया
और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया, लगेगा फैन लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बैटरी है यहाँ से तो ये पोटेंशियल अप्लाई होता है, ठीक है, जो कि इसमें आता है और ये यहाँ से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब है कि यू नो दैट अभी इसके अंदर जो वायर है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन में मोशन आना स्टार्ट हो गया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन ने कितना वर्क किया, उसको हम लिख सकते हैं, यू नो दैट वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर इस ये केस में वर्क को लिखेंगे तो वर्क इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल इनटू में चार्ज के। ये मैंने आपको बताया था, यू नो दैट पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज होता है, तो वर्क निकालेंगे तो ये इसके इनटू में आ जाएगा, तो सिंपली वर्क हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इनटू में Q, ठीक है। अब यहाँ से याद रखना है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, हर एक डिवाइस का अपना पावर होता है, मतलब वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको कंज्यूम कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, पावर जो है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वर्क बाय टाइम की, ठीक है। नाउ वर्क की अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखें जो कि है V Q बाय T, यू नो दैट Q बाय T चार्ज बाय टाइम किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होता है, I के इक्वल होता है, सो यू नो दैट T को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V इनटू में I के इक्वल रहेगा, ये बात आपको और याद रखनी है, ठीक है। यू नो दैट वर्क इज आल्सो इक्वल टू एनर्जी, वर्क जो है वो एनर्जी के भी इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, और यू नो दैट यहाँ से हमको जो एनर्जी मिल रही है वो हीट के फॉर्म में मिल रही है, तो हम यहाँ पे जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको क्या मानेंगे कि वो हीट एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो यू नो दैट एनर्जी अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, इसको हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी, ये यहाँ से इक्वल हो जाएगी क्या, पावर इनटू में टाइम, ठीक है। नाउ इसको हम S से लिख देते हैं, H मतलब हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी लिखा था पावर इक्वल है किसके, VI के, ठीक है, और टाइम को T से लिख देते हैं, तो H इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, VI T के, तो ये रिलेशन आपको यहाँ से याद रखना है। अगर इसमें ओम्स लॉ का यूज करें हम, क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ नो दैट अगर यहाँ पे V की रखी है वैल्यू तो V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है, और अगर हम इसको यहाँ पर दें तो नो दैट H इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R और इनटू में T, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें क्या बता रखा है, H जो है वो I के साथ में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब किसी भी सर्किट में से करंट ज्यादा ये पास होगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये दिखा रखा है कि रेजिस्टेंस के साथ में भी H जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनके क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब जो हीटिंग इफेक्ट है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे, तो ये फैक्टर आपको अच्छे से नोट करना है। यू नो दैट अब न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास ये जो रिलेशन है इसका यूज होता है और इसका यूज होता है, तो यू नो दैट ये आप अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, आप इसे नोट करें।
अपन जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ देखते हैं, यहाँ बता रखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम। मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस बता रखा है कितना 480 ओम है। उसके बाद इसने बता दिया ये कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस, मतलब इतना उसका है पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकंड। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको जो हमने टॉपिक किया था उसमें बताया था एनर्जी या हीट एनर्जी किसके इक्वल होता है, वी आई इंटू टी। ठीक है, अब देखिए गिवन आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास रेजिस्टेंस, कितना बता रखा है रेजिस्टेंस 480 ओम। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको बता रखा है पोटेंशियल, ये कितना है 220 वोल्ट, और उसमें बात कर रखा है टाइम, ये कितना है 10 सेकंड। ठीक है, ये है आपके पास गिवन और ये आपके पास फॉर्मूला। अब इससे क्या हम ये निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे V तो है, T भी है, बट I नहीं है, I की जगह रेजिस्टेंस है। बट अगर इसको हम चेंज करें ना दैट I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हो V बाय R। तो यू नो दैट यहाँ पे अगर हम I की जगह V बाय R रखें तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू ये हो जाएगा V स्क्वायर इंटू में T एच टी रहेगा R डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए आपके पास R भी हो गया, V भी हो गया, T भी हो गया, अब निकाल सकते हैं। सो एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर, मतलब इसको हम दो बार लिख लेंगे 220 को। ठीक है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 480 ओम, और टाइम कितना आपके पास 10 सेकंड, तो इनटू में क्या दिया 10 सेकंड। ठीक है, अब अगर हम इनको यहाँ से सोल्व करें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 1080 जूल के इक्वल। ठीक है, तो सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, ओनली आपको फॉर्मूला याद रखना है, उससे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्लो थ्रू ए 12 वोल्ट कार लैंप फॉर 10 मिनट, व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्टली हम लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट बता रखा है करंट कितना है, मतलब I 4 एम्पीयर। ठीक है, वो किसी भी ये लैंप में से मूव कर रहा है, उसका ये पोटेंशियल कितना बता रखा है V 12 वोल्ट। ठीक है, टाइम कितना बता रखा है 10 मिनट। सो आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू V I इंटू में T, और आपके पास ये तीनों चीजें। अब यहाँ पे देखनी होती है कि क्या ये अपने SI यूनिट में है, ये एम्पियर में है, ये वोल्ट में है, ये टाइम जो है इसमें मिनट में, इसको चेंज करना पड़ेगा इसमें सेकंड में। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा टाइम आपके पास। नाउ E इज इक्वल टू एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, V है 12 4 इंटू 600। तो अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, है ना, ये 12 4 जा एंड इंटू में 6, ये आ जाएगा 28800 इतने जूल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल इसे नोट कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो हीटिंग इफेक्ट है उसका कहाँ-कहाँ पर यूज होता है। Let's see here applications of heating effect of electric current. You know that जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, you know that उसमें एक फिलामेंट होता है जो कि उसके इनसाइड में होता है और जो कि थिन वायर का होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक लैंप को, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फिलामेंट। ओके, अब ये वायर जो है वो थिन होती है, वो थिन इसलिए होती है बिकॉज अगर वायर थिन होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस के साथ में एरिया क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो जो आपके पास ये फिलामेंट की वायर होती है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ये आसानी से ये वायर मेल्ट नहीं हो सकता। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है कि जो ये फिलामेंट है ये कौन से मटेरियल से मिलकर बनता है, ये टंगस्टन का होता है। किसकी वायर होती है,
टंगस्टन की वायर होती है और जो बल्ब होता है उसके इनसाइड में गैस कौन सी होती है? यू नो दैट इसके इनसाइड में कोई भी हम रिएक्टिव गैस का यूज नहीं कर सकते, मतलब इसमें हम ऑक्सीजन या ऐसी जो भी गैसेज होती है उसका यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो आपके पास इनर्ट गैसेज होती हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, मतलब जो और किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती, उसी का यूज होता है। लाइक एज नाइट्रोजन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, जो किसके बल्ब के इनसाइड में रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इसमें से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ लाइट भी ये इमिट करता है, लाइट भी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक लैंप। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पे। यू नो दैट आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक मीटर जो होते हैं आपके पास या जो डिवाइसेस होते हैं उसके स्टार्टिंग में देखा हुआ एक छोटा सा मटेरियल यूज होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। अभी इलेक्ट्रिक फ्यूज करता क्या है? ये करता है कि अगर अचानक से आपके डिवाइस में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है, तो उससे यू नो दैट आगे का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये फ्लो होता है उसको रोकता है। यू नो दैट क्या होता है इसमें, इस प्रकार से मटेरियल होता है, ठीक है, और इसमें ये पतली सी होती है वायर। अब ये क्या होता है, ये जैसे ही अगर अधिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस में आती है तो ये मेल्ट हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे ये डिवाइस को ओवरलोडिंग से बचाता है कि हमारा जो डिवाइस है वो खराब ना हो, यू नो। अब ये कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बनता है, हमने यहाँ बता रखा है, ये टिन, कॉपर एंड लीड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास है सेफ्टी डिवाइस के रूप में हमारे हाउसेज में यूज होता है, हमारे डिवाइसेस में यूज होता है। तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लें। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।